इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माई और गावीमारू को एक और कैदी तामिया देखता है। उसके साथ में उसका समुराई फूसी भी होता है। तामिया गावीमारू से कहता है, मुझे दूर से देखने में लग रहा था कि ये कोई कचड़ा होगा, पर तुम तो वही शिनोबी हो। तुम बहुत ही खराब हालत में दिख रहे हो। क्या तुम मरने वाले हो? फूसी को एहसास होता है कि तामिया और गावीमारू आपस में लड़ने वाले हैं। तामिया गावीमारू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे तुम इस हालत में लड़ सकते हो? गावीमारू सोचता है, तामिया को बिना कोई चोट लगे हराना थोड़ा मुश्किल होगा। तामिया गावीमारू से कहता है, तुम थक चुके हो, तुम्हारे मूव्स भी बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं। गावीमारू इसके जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम केवल हमला कर सकते हो, खुद का बचाव नहीं कर सकते, और तुम्हारा एक हाथ भी चोटिल है। जिस पर तामिया को याद आता है कि उसके हाथ पर जहरीली तितली ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसे वो हाथ काटना पड़ा। फूसी को फिर से लगता है कि गावीमारू और तामिया एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए फूसी गावीमारू और तामिया के बीच आकर उन्हें लड़ने से रोक देता है। फूसी कहता है, हमें बिना लड़े एक दूसरे से जानकारी लेनी चाहिए। फूसी अपनी तलवार गावीमारू की तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें इस आइलैंड के बारे में क्या पता है? मुझे बिना किसी को मारे जानकारी निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। गावीमारू सोचता है, तामिया और फूसी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे लड़ना बेकार होगा, मुझे अपने तरीके बदलने होंगे, मैं अब अंदर से खोखला नहीं हूँ। ये सोचकर गावीमारू जमीन पर बैठकर उन दोनों से कहता है, तुम्हारी ताकत को देखकर लगता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। इस पर तामिया अपनी तलवार निकालकर गावीमारू पर हमला करने की एक्टिंग करता है, पर गावीमारू अपनी जगह से नहीं हिलता। जिस पर तामिया कहता है, तुम अपनी जगह से नहीं हिले, मतलब तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पर मैं तुमसे बहुत ही निराश हुआ हूँ। इस पर फूसी कहता है, मैं ये वजह जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो। जिस पर गावीमारू उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि टेंशन कौन है, वो कैसे हैं, उनकी पावर क्या है और सारी चीजें। ये सुनकर तामिया और फूसी दोनों ही चौंक जाते हैं। वो दोनों गावीमारू से बहुत सारे सवाल भी पूछने लगते हैं। जिस पर गावीमारू कहता है, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे बस राजा से माफी चाहिए जिससे मैं अपनी बीबी के पास लौट सकूं। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? इस पर फूसी कहता है, हम कैसे मान ले कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है? तभी तामिया कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, वैसे भी हम रास्ता भटक गए थे। फूसी कहता है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए। इस पर तामिया कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी माफी नहीं चाहिए, मैं तो बस अमर होना चाहता हूँ। इस पर गावीमारू और फूसी दोनों चौंक जाते हैं। फूसी तामिया से पूछता है, क्या तुम अमृत को खुद पीना चाहते हो? इस पर तामिया हंसते हुए कहता है, इतना साल कौन जिएगा चूतिए, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे लोग मुझे हमेशा के लिए याद रखें। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? जिस पर फूसी कहता है, मेरा ऐसा कोई बड़ा गोल नहीं है, पर मुझे अमर लोगों में दिलचस्पी है, यानी कि वो टेंशन में दिलचस्पी है। इसके बाद तीनों लोग साथ में काम करने के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं कि माई अचानक से बड़ी हो जाती है। ये देखकर गावीमारू चौंक जाता है। फूसी गावीमारू से पूछता है, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? जिस पर गावीमारू बताता है, माई अभी एक छोटी बच्ची थी और अचानक से बड़ी हो गई है। माई रुकते हुए गावीमारू का नाम लेती है। पहली बार माई की आवाज सुनकर गावीमारू चौंक जाता है और वो माई के पास जाकर बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, पर फिर गावीमारू खुद को संभालता है और माई से उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। उसके बाद गावीमारू माई से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो पावर क्या थी जिससे तुमने मुझे बचाया था? क्या तुम भी टेंशन की जैसी अमर हो? दूसरी तरफ सेंटा और बाकी सभी लोग गावीमारू और माई की खोज कर रहे होते हैं। सेंटा कहता है, इस आइलैंड पर सभी चीजें बहुत ही अजीब हैं। होगो ने बताया था कि टेंशन ही डिसाइड करते हैं कि कौन लोग होराई में जाएंगे। ये सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये जगह असली शिनशेंक्यो नहीं है। यहाँ पर जो धर्म चलता है वो किसी इंसान ने ही बनाया है। होराई, एशु, टेंशन, ये सभी शब्द अलग अलग धर्म से लिए गए हैं। अलग अलग धर्म के लोग सेम चीज को अलग अलग तरीके से समझते हैं। इस आइलैंड पर भी कुछ ऐसा ही है। इस आइलैंड के सामान और राक्षसों में वो चीज दिखाई देती है। सेंटा आगे बताता है, एक इंसान जिसका नाम मोरो माकिया था, उसने भी कुछ ऐसा धर्म बनाया था और राजा को गद्दी से हटाने की साजिश भी रची थी। इसीलिए मुझे आइलैंड पर आकर लगा था कि इस आइलैंड पर सभी चीजें गलत चल रही हैं। इस आइलैंड को जरूर कोई इंसान नहीं बनाया है। एक बार हम उस इंसान तक पहुंच जाए तो हमें अमृत और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। इतना बोलते बोलते सेंटा को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जिसके लिए वो सभी लोगों से माफी भी मांगता है। सागिरी कहती है, सेंटा तुम जरूर इन सब चीजों को बहुत एंजॉय कर रहे हो,
हो। यूजिरा सेंटा से कहती है, अगर तुम्हारी कहानी सही भी है फिर भी हमारे पास ये सवाल आता है क्या हम उस इंसान को हरा सकते हैं, और हो सकता है कि गाईमारू और माई दोनों ही मर चुके हैं। जिस पर सागिरी गाईमारू को याद करते हुए कहती है कि गाईमारू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, वो जरूर टेंशन से लड़ने के लिए कोई प्लान बना रहा होगा जिससे वो अपनी पत्नी के पास लौट सके। इसके बाद हम वापस से माई और गाईमारू पर जाते हैं। गाईमारू माई से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि टेंशन को पावर कहाँ से मिलती है और हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं? गाईमारू आगे कहता है, क्या कोई ऐसी पावर है जिसका यूज करके टेंशन को हरा सके? जिस पर माई ताओ का नाम लेती है। माई आगे हाथ से कुछ इशारा करते हुए बार बार कहती है, ताओ ताकतवर, कमजोर, दिमाग, शरीर, टंडेन, और ऐसे ही वो बार बार नाम लेती है। ये सुनकर गाईमारू को कुछ समझ नहीं आता है। माई की बात को सुनकर तामिया कहता है, मार्शल आर्ट्स में टांडेन का मतलब नावी होता है। जिस पर फूसी कहता है, चाइनीज मेडिसिन में नावी के नीचे के हिस्से को मेरिडियन कहते हैं। पर उन दोनों को भी समझ नहीं आता कि ताओ क्या है। तभी वहाँ पर बहुत सारे शोषिन राक्षस आने लगते हैं। दूसरी तरफ होको सागिरी और बाकी सभी लोगों को ताओ के बारे में बताता है। वो कहता है, दुनिया में सभी चीजें ताओ से बनी है, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यूजरा कहती है कि यहाँ पर कोई हॉट और सेक्सी टीचर नहीं है जो मुझे ये सब सिखा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि निरुगाई शियोन के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो पीछे से शियोन पर हमला करती है, लेकिन शियोन हमले से बच जाता है। बाद में शियोन उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए मना कर देता है। निरुगाई शियोन से कहती है, प्लीज आप मुझे तलवार चलाना सिखाएं, आपने ही तो कहा था कि हम तेंजा का बदला जरूर लेंगे। शियोन मन ही मन सोचता है, मैं अब और जवान लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। वो निरुगाई से कहता है, मैं खुद तेंजा का बदला लूंगा, इसके लिए मैं तुम्हारे तलवारबाजी सीखने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। निरुगाई कहती है, मास्टर मुझे भी लड़ाई करनी है। शियोन कहता है, मैंने पहले भी कहा था मुझे मास्टर मत बोलो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर निरुगाई कहती है, मैंने आप पर चुपचाप हमला किया था पर आपने उसे तुरंत पकड़ लिया, ये कोई आम बात नहीं है। निरुगाई अपने दादा को याद करके रोने लगती है और कहती है, मैं अपने लोगों को अब और मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, प्लीज आप मुझे तलवारबाजी सिखा दीजिए। इसके बाद शियोन निरुगाई से कहता है, ये चीजें एक रात में नहीं सीखी जा सकती, दुनिया की हर एक चीज तरंगे पैदा करती है, ये तरंगे हमारे शरीर के चारों ओर फैली रहती हैं, इसी की वजह से मैं तुम्हारी हाइट और वेट का पता लगा सकता हूँ और मैं यहाँ तक ही बता सकता हूँ कि तुमने अपने बालों को बांधा हुआ है। इन तरंगों का यूज करके हमारे देखने और सुनने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। इन तरंगों को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा। होको, माई और शियोन सभी लोग ताओ के बारे में अलग अलग तरीके से बता रहे होते हैं और इन लोगों के तीनों सीन्स एक साथ चल रहे होते हैं। शियोन कहता है, तुम्हें तरंगों को महसूस करने के लिए अपने दिमाग को गुस्से और शांति के बीच वाली स्टेज पर ले जाना होगा। बुद्ध धर्म में इसे बीच का रास्ता कहते हैं, इससे इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। होको भी सेम चीज कहता है और बताता है, इसका यूज करके हम खतरनाक लोगों से भी बच सकते हैं। शियोन निरुगाई से कहता है, इसे इतनी जल्दी सीखना संभव नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे खुद नहीं पता है। तब निरुगाई शियोन से तलवारबाजी सिखाने के लिए कहती है, जिस पर शियोन उसे तलवार पकड़ने के बारे में बताता है। पर हम देखते हैं कि एक शोषिन शियोन के पीछे आ जाता है। वो जैसे ही शियोन को पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, शियोन उसका हाथ और गला काट देता है। शियोन कहता है, तुम्हारी तलवार की तेजी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद शियोन एक एक करके शोषिन को मारना शुरू कर देता है और निरुगाई को तलवार यूज करने के बारे में बताता है। शियोन कहता है, मैं तुम्हें तलवारबाजी नहीं सिखा सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे देखकर सीख सकती हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद दोनों लोग मिलकर शोषिन को मारना शुरू कर देते हैं। शियोन सोचता है, हम इन राक्षसों को अकेले नहीं हरा सकते हैं, मुझे अपनी तलवारबाजी को और ज्यादा अच्छा करना होगा, पर इस आइलैंड पर मेरे पास उतना समय भी नहीं है। हम वापस से गावीमारू और तामिया में आते हैं। बहुत सारे शोषिन उनकी तरफ आने लगते हैं। तामिया को शोषिन को काट देता है और गावीमारू से कहता है, ताओ से ही हम टेंशन को हरा सकते हैं, पर हमारे पास उसे सीखने का समय नहीं है। हम इन राक्षसों को मारते हुए उनसे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बोलकर तामिया माई को अपने कंधे पर बिठा लेता है और माई से पूछता है, बताओ ताओ को कैसे यूज करते हैं। हम देखते हैं कि राक्षसों के बीच में एक अजीब सा लाल मुंह वाला इंसान खड़ा होता है, जिसको देखकर गावीमारू सोचता है, ये कौन है। अगली सीन में हम देखते हैं कि दो टेंशन आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। वो आपस में खाई के बारे में बात कर रहे होते हैं।
वो कहते हैं कि अगर हम खाई में इंसान को फेंक दें तो वो खुद ही फूल बन जाएंगे। ये इतनी गहरी है कि इंसान कमजोर होने के बाद चढ़ भी नहीं सकता है। अगर कोई चढ़ने की कोशिश भी करता है तो फूल बन चुके इंसान उन्हें रोक देंगे। हम देखते हैं कि टोमा का भाई टोमा को अपनी पीठ पर बैठाकर खाई से बाहर निकाल लाता है। टोमा का भाई कहता है हमें इन सबको मारना होगा। टोमा वहाँ से भागने की बात करता है। टोमा का भाई वापस से सेम चीज कहता है। बाद में टोमा कहता है ठीक है, हमें पहले एक प्लान की जरूरत है। टोमा का भाई कहता है हमें कोई प्लान की जरूरत नहीं है। इन लोगों की कमजोरी इनके नीचे की बॉडी है। जब मैंने टेंशन को 2 टुकड़ों में काट दिया था तो उसने चेहरे और दिल की जगह पहले खुद के नीचे की बॉडी को हील किया था, जिसका मतलब इनकी कमजोरी इनकी नाभि या इनका लिंग है। ये एक पेड़ के जैसे है। पेड़ की कमजोरी उसकी जड़ होती है, उसका ऊपर का हिस्सा नहीं। हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर अजीब से मुंह वाला इंसान आ जाता है, जिसको देखकर टोमा और उसका भाई दोनों चौंक जाते हैं। वो टोमा और उसके भाई से अचानक आने के लिए माफी मांगता है और कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। टोमा चिल्लाकर कहता है तुम कौन हो? पर टोमा का भाई उसकी बात काटते हुए कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक राक्षस है और हम इसे मार देंगे। जिस पर वो कहता है चलो थोड़ा पहले बातचीत कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लॉर्ड टेंशन के कहने पर जांच करने के लिए आया हूँ। मेरे और दोस्त भी हैं जो बाकी के इंसानों की जांच करने के लिए गए हैं। हमारा नाम दोषी है। जिसका टोमा का भाई कहता है शोशिन तो हमें पता है, पर ये दोषी क्या है? जिस पर वो दोषी बताता है शोशिन के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और उन्हें होराई के अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है। हम दोषी हैं, टेंशन का दाहिना हाथ। हम डायरेक्टली उनके अंडर काम करते हैं। इसके बाद वो दोषी टोमा उसके भाई से हाथ जोड़कर वापस से खाई के अंदर जाने के लिए कहता है, पर टोमा का भाई सीधा दोषी पर हमला कर देता है। दोषी टोमा के भाई के हमले से बच जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। टोमा का भाई उसके काउंटर में उसका वो हाथ तोड़ देता है। ये देखकर दोषी चौंक जाता है। वो टोमा के भाई से पूछता है क्या तुमने ताऊ का यूज किया है? टोमा का भाई कहता है अगर तुम सीधे टेंशन के अंडर काम करते हो तो मैं तुम्हें मारकर सीधा उनके पास चला जाऊंगा। ये कितना आसान है। इसके बाद दोषी अपना हाथ हिल कर लेता है और कहता है ठीक है, अगर तुम लात घूंसे की भाषा समझते हो तो मैं उसका यूज करूंगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे शोषिन आ जाते हैं। टोमा का भाई टोमा से शोषिन को मारने के लिए कहता है और खुद दोषी से लड़ने लगता है। टोमा पलक झपकते ही सारे शोषिन को काट देता है। दोषी टोमा के भाई को देखकर सोचता है ये इंसान स्ट्रांग है। इसके अंदर की ताऊ को देखकर लग रहा है कि ये बहुत थका हुआ है। इसके बाद टोमा दोषी पर हमला करना शुरू कर देता है। दोषी कहता है बिना ताऊ का यूज करे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके हमले इतने कमजोर हैं कि मैं खुद को फटाफट से ही हील कर सकता हूँ। इसके बाद दोषी अपने हमले से टोमा के भाई के गर्दन पर हमला करता है, जिससे टोमा का भाई जमीन पर गिर जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।